आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम का अल्टीमेटम मुस्तरद, इस्तीफा दो और घर जाओ, जीतेगा कौन? पार्लियामान मफलूज, ऑर्डिनेंस के बाद अदालतों से रुजू, पार्लियामान का तकद्दुस पामाल क्यों हो रहा है? जदीद वसाइल की हामिल डॉल्फिन फोर्स, जाली मुकाबले, शहरियों की हलाकत, एहतसाब कौन करेगा? और अवामी बहबूद पर इख्तलाफात, जाती मफादात पर शीरो शकर, नए पाकिस्तान में नई मिसालें कैसे कायम हुई, ये मामला भी आज के दस्तक में उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पीडीएम क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालिबा हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पीडीएम का 31 दिसंबर का अल्टीमेटम मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी नहीं होंगे और अगर पीडीएम संजीदा है तो 31 दिसंबर तक उनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंच जाने चाहिए। इसी मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ऑपोजिशन जमातों पर खूब लफ्जी गोलाबारी की, साथ ही हुकूमत के लिए किसी भी किस्म के खतरे को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया। असेंबलियों से इस्तीफे को एटम बम करार दे दिया। पीडीएम की सफों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं, ये हकीकत है। दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो PMLN है, वो तकसीम है। एक सोच शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है, यकसुई नहीं है। अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। पूरा पीडीएम एक ही पिच पे है, पूरा पीडीएम में शामिल जमातें एक ही स्टेज पे हैं, कोई दरार नहीं पैदा होने वाला। एहतजाज को, इस मोबिलाइजेशन को, हमारा लॉन्ग मार्च के लिए वो तो आगे बढ़ता जाए। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाएंगे। आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हार्ड लाइन लेने की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया है। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और हुकूमत पर मरहलावार प्रेशर बढ़ाने की पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक किया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से फौरी तौर पर इस्तीफा देने के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है, लिहाजा असम्बलियों में फौरी इस्तीफा पेश करने से मुताल्लिक हार्ड लाइन ना ली जाए, बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरह पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली से इस्तीफे ले लें और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करें। वज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि पीडीएम क़यादत हुकूमत के खिलाफ इस्तीफों के ऑप्शन को सबसे आखिर में इस्तेमाल करना चाह रही है, जबकि हुकूमत पीडीएम के मुतालिबात को गैर मुंतखब अफराद के मुतालिबात करार दे रही है। गैर मुंतखब लोग मरीम नवाज या मौलाना फजलुर रहमान ये कैसे डिमांड कर सकते हैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस्तीफा दे दे? वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो निज़ाम हुकूमती गैर मुंतखब अफराद के जरिए चला रही है। माजी में तहरीक इंसाफ के मुतालिबात भी यही थे जो आज ऑपोजिशन जमातें कर रही हैं, लेकिन माजी में ये मुतालिबात दुरुस्त थे तो अब इसमें गलती कहां से आ गई है? अब ये रवैये गैर जमहूरी कैसे हो गए? मैं किसी अना को रुकावट नहीं बनने दूंगा। हर तरह के मुज़ाकरात और हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हूं। जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे ये कैंपेन खत्म नहीं होगी। उस वक्त के वजीर आजम जो बात कर रहे थे, आज वजीर आजम ने जब वो बात की तो ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया कि कोई डायलॉग शायलॉग नहीं होगा। आज की ऑपोजिशन जो बात कर रही है वही बातें आज वजीर आजम भी कर रहे हैं जो उस वक्त के वजीर आजम किया करते थे। हुकूमत ने ऑपोजिशन का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन अब अपने इस्तीफों को एटम बम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ऑपोजिशन का इसका इस्तेमाल करेगी कब? हुकूमत के वाज़े मौक़िफ़ के बाद किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को अब भी 1 फरवरी तक का वक्त देंगी? हुकूमत ऑपोजिशन के मुतालिबात पर संजीदा क्यों नहीं है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन की गलतियों से फायदा उठाने की पाबंदी कर रही है? सबसे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर सैर डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, कतई नज़र इस बहस से कि पीडीएम का लाहौर जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है डेडलाइन से तो कोई ऐसी परेशानी और घबराहट नहीं है। आप जो मर्ज़ी कहिए जलसे के बारे में, मुझे तो इजाज़त होनी चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है उन जलसे की कामयाबी के बाद जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और कल वो जो जम्मे गफ़ीर और वो जो ठाठे मारता हुआ समंदर वो तो आपके सामने ही था। उस जलसा या जलसी जिसको भी आप जो भी मर्ज़ी नाम देना चाहते हैं, उसको देखने के बाद
तो मैं तो पहले ही भी कभी परेशान नहीं थी, उस देखने के बाद तो मैं अब परेशान बेचारे नून लीग वालों के लिए हो गई हूँ कि आप लोग कैसे इकट्ठ करके और लॉन्ग मार्च की बात करने लगे हैं। आपने कभी लॉन्ग मार्च की हो, आपको कभी पता चला हो कि ये धूप कैसी लगती है और ये ठंड कैसी लगती है? सारी ज़िंदगी हुक्मरानी में रहे आपके जो छोटे मोटे जो आगे पीछे चलने वाले कारकुन हैं, उन्होंने भी अच्छे वक्त ही देखे, बुरा वक्त नहीं देखा। अब आपको एहसास हो गया होगा कि ये तहरीकें चलाई जाती हैं जब आप आम इंसान के बारे में बात करते हैं, अपनी मफाद के बारे में ना बात करें। आपका क्या ख्याल है, लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको समझ नहीं है इस बात की कि ये सारी जंग जो इस वक्त लड़ी जा रही है। इंटरेस्टिंगली आज जो पीडीएम का स्टांस है वही आपका स्टांस होता था धरने और मार्चेस के दिनों में, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इब्तदाई दिनों की साथी हैं, इब्तदाई दिनों के कारकुन हैं। आप तो बेहतर जानती है कि उस वक्त जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब तक नवाज शरीफ साहब मुस्ताफी नहीं होंगे तब तक डायलॉग नहीं होंगे। आज पीडीएम भी ये कह रही है कि डायलॉग शायलॉग कोई नहीं होंगे, इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा, हुकूमत को घर भेजना होगा, 31 जनवरी की डेडलाइन आपको दे रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है कि एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट्स, वही स्टांस, हुकूमत का वही रिएक्शन जो उस वक्त की हुकूमत का था और जो उस वक्त की ऑपोजिशन का था? मेरा ख्याल है बहुत बयानिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर बयानिया कुछ इनका होता जिसमें एक आम आदमी की बेहतरी की बात कर रहे होते या चले इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे तो बात अलग, वो तो असल में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब रिफॉर्म्स की बात तो वो कर रहे हैं, स्टेट ओवर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, आइन और जमहूरियत की बहाली की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ देखिए, मैं आप बताइए आइन को क्या हुआ है, आइन उसी तरह चल रहा है। अगर इनका ख्याल था कि ये पिछली इलेक्शन के अंदर इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है, तो आप ये करिए कि इनसे इलेक्शन कमीशन में पूछ लें कि इनकी तरफ से कितनी पटिशन जमा हुई। बल्कि अगर आप पटिशन का पता करेंगे तो आप हैरान हो गए कि तहरीक इंसाफ की ज़्यादा पटिशन थी उनके मुकाबले में। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। तो जब इंसान कहता है कि एक ज़्यादती हो रही है या गलती हो रही है तो बंदा इस बात के बारे में पटिशन जमा करवाता है। ना तो इन्होंने पटिशन उस तरह जमा करवाई। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जब इमरान खान साहब ने अपना पहला वो एड्रेस किया असेंबली को तो उन्होंने ये बात कही कि अगर आप लोगों को शक और शुबा है तो आप बताइए कि किन हलकों को खोलना है, हम तो हल्के खोलने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब यही तो बातें वो करते हैं कि कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जिनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और जिनका असर व रसूख वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप 31 जनवरी के बाद हुकूमत जैसे कह रही है कि मुस्ताफी नहीं होगी, आप क्या पोजीशन देख रही हैं कि जिस वक्त ये तमाम तरह अपोजिशन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेगी, वहां जाकर बैठ जाएंगे? ये मुझे नहीं पता कि आप डी चौक तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, लेकिन हुकूमत पर प्रेशर तो होगा। मेरा ख्याल है इतना ही प्रेशर होगा जितना लाहौर के जलसे का था। आपके सामने है, ना किसी किस्म की रुकावट हुई, ना रोकथाम की गई, ना किसी को कहा गया, बल्कि फैसिलिटेट किया कि आप जाइए अपना ये जो सारे एक दफ़ा आप अपनी हसरत तो पूरी कर लें ना कि ये जो क्या कहते हैं मीनारे पाकिस्तान है, इसमें आप इतना कट तो कर ले जितना हमने कर लिया। एक दफ़ा नहीं, हम तो 4 दफ़ा कट कर चुके हैं यहाँ। आप भी करके दिखा दीजिए, आपके सामने है। आप हमने तो कोई बात नहीं की, अपने एंकर्स आपके जो हैं बहुत सारे एंकर्स ने अपना ओपिनियन दिया जो कि हमने किसी को भी नहीं कहा था, बल्कि बीबी ने तो वो जो हमारी माशाल्लाह हुक्मरान ख़ानदान की दुख्तर है उन्होंने तो आप सब पे गिला शिकवा किया है। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब लाहौर जलसा मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाबरीन को ये कहते हुए सुना कि उतने लोग जितने इस जलसे के अंदर थे उतने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज के ऊपर हुआ करते थे, ये लोगों ने कहा। अब पैंडेमिक क्राइसिस के पर्सपेक्टिव के अंदर आप क्या देख रही हैं लाहौर जलसे के बाद? इसका मतलब ये है कि कोई डर तो नहीं है कोविड का, कि इतने लोग तो थे ही नहीं जलसे में। देखिए, मुझे एक बात मैं बताऊं आपको, बेचारों ने जिसने भी ये बात कही वो बिल्कुल सही कही। ये तो आप और चीफ मिनिस्टर ने अप्रिशिएट भी किया आपने ट्विटर हैंडल पे कि सोशल डिस्टेंसिंग पे बड़ा अमल किया ऑपोजिशन ने। जी, मैंने तो शुक्रगुजारी की, अपनी शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लाहौर वालों का कि लाहौर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन जो है वो जानते भागते हुए बहुत कम लोग उनके जलसे के अंदर आए, लेकिन जितने भी इकट्ठे हुए, ये तो आपको पता है कि लाहौर एपी सेंटर है और लाहौर से बीमारी अगर जो लोग बाहर से आए थे वो लेके बाहर चले गए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वबा का कितना बड़ा मसला बनेगा हमारे लिए। इस वक्त भी आज के दिन में अगर मैं बताऊं तो 597 न्यू केसेस हैव कम अप, 57 पीपल हैव डाइड। ये मतलब वो फिगर्स हैं जो सामने आती हैं रोजाना। वबा कहीं चली तो नहीं गई। यू कैन नॉट ब्लेम पीडीएम लाहौर जलसा पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है इससे ज्यादा लोग तो फिर शॉपिंग मॉल्स के अंदर होते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं ब्लेम इसलिए करूंगी कि जब आप इकट्ठ कर लें
और एक जगह पे जो आपको ख़ास तौर पे नियर द स्टेज एवरीबडी वांटेड के जी वो जो ऊपर लीडर खड़े हैं वो मेरी शक्ल भी देख ले, तो इस तरह लोग धक्कम पेल कर रहे थे आपके सामने नियर द स्टेज, बाकी तो पीछे का एरिया खाली था। अगर एक बंदा जो है वो 8 से लेकर 10 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो वी जस्ट वांटेड वहाँ 4 बंदे आ जाएं जो हुआ कैरिंग द क्या कहते हैं वायरस, तो आप खुद देख लें हमारी इन्फेक्टिविटी रेट कितनी बढ़ जाएगी। क्यों ना उनको ब्लेम करूं, जबकि मैं इतनी दफ़ा उनके तरले कर चुकी हूं कि आप मेहरबानी करके लोगों का ख्याल करते हुए आप ये जलसे जुलूस मत करिए। इंशाल्लाह ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन आ रही है, जब आ जाएगी आप भी इधर हैं हम भी इधर ही हैं, आप भी जलसे जुलूस करिए, हम भी आपकी बातें सुनेंगे। अभी मुनासिब तो यही है आप जाएं, गो इनटू द असेंबली। चलिए डॉक्टर साहब, आप पीडीएम के जो जलसों वाला फेज है वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। लेट्स होप कि ये पैंडेमिक जो है इससे भी हमें जल्द छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा ख्याल है। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रही हैं आप? शायद जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल इख्तिताम पे इसलिए पहुँच गया कि लाहौर के जलसे के बाद उन्होंने मेरा ख्याल अक्लमंदी की है कि उन्होंने कहा अभी तो शायद कोई और जलसा नहीं मस्जिद करना चाहिए। अब वो अपनी हसरत इस बात की भी पूरी कर ले, वो लॉन्ग मार्च वगैरह की जो करना चाहते हैं। ये मैं बताना चाह रही थी, ये वो हैं जिन लोगों ने हुक्मरानी की थी, हुक्मरान ख़ानदान के साथ जितने लोग हैं उन्होंने हुक्मरानी की थी। उन्हें क्या पता तहरीक क्या होती है, उन्हें क्या पता कुर्बानियाँ क्या होती हैं, उन्हें क्या पता सड़क पे निकल के धूप हो, ठंड हो, सर पे बारिश पड़ रही हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस्तीफे जिसे ऑपोजिशन एटम बम करार दे रही है वो एटम बम कब चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दी। हुकूमत ने पीडीएम का अल्टीमेटम यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो क्या पीडीएम अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा से कोई रिवाइज करेगी, असर नौ देखेगी कि क्या करना है? देखिए, हुकूमत के कहने से तो अपोजिशन नहीं चलेगी। अपोजिशन तो पहले ही हुकूमत की नफ़ी कर रही है हर बात की, और हम तो इनसे बात भी नहीं करना चाहते। और ये बार बार जो है ये डोर नॉकिंग जो है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, कभी ये पैगाम भेजते हैं, कभी ये फ़ोन करते हैं। और ये मैं बड़ी आपको बावसूख ये बात कह रहा हूँ कि ये राब्ते करने की, बातचीत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इन्हें ये महसूस होता है कि ये कोई तहरीक इतनी नाकाम है तो इतने बैकडोर चैनल से फ़ोन करने, राब्ते करने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन कर रहा है और किससे कर रहा है। एक मैं चाहता हूं लगते आज ये मामला भी क्लियर हो जाए कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। बिल्कुल, ये वफाकी वज़रा कर रहे हैं और ये अपोजिशन की जमातों की सीनियर क़यादत से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं तलाल साहब? बाकी आप समझ जाएं, मेरा ख्याल आप और मैं अगर सियासी कोई शो कर रहे हैं तो हमें कोई थोड़ा बहुत इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो यकीनन जो लोग मैटर करते हैं उन्हीं से रब्ता किया जाता है। और वो किसी भी जमात की जो आला क़यादत है, मैंने कह दिया है कि अपोजिशन के बड़ी जमातों के सरबराहों मैं तलाल साहब इसलिए पूछ रहा हूं ना, सीनियर लोग हैं, कि ये सवाल भी आज उठाया गया। वो कहते हैं कि मरियम बीबी खुद पार्लियामान के अंदर नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इलामिया पढ़ते हैं उनके पास कोई वो खुद पार्लियामान में नहीं है, बिलावल साहब ही रह जाते हैं और बिलावल साहब का इस्तीफा शायद मैटर करता है इस वक्त। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मामला ये है कि कई लोग जो हैं वो पार्लियामेंट और पार्लिमानी सियासत और उससे भी बहुत उनका कद काट बड़ा होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये बहुत सारी जगह पर जो कई लीडर्स होते हैं वो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि उनके लिए मेंबर कौमी असेंबली होना या वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता। उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आम लोगों पर और सियासत पर इस कदर होता है कि उनके लिए मेंबर जो है वो हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि ये पाकिस्तान की वो पार्टियां हैं जो पाकिस्तान में अगर 2018 का इलेक्शन देख लें तो 65% से ज़ायद वोट इन 11 जमातों ने लिए हैं। सो ये पाकिस्तान की वो पार्टियां जो मुतनाज़े इलेक्शन जिसमें सारी किस्म की धांधली की गई उसमें 65% से ज्यादा वोट जो है इन पार्टियों ने लिए। तलाल साहब, दैट आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनकी पार्लियामान के अंदर यकीनन नुमाइंदगी मौजूद है। अब एक और मामला है जो हुकूमत करने जा रही है।
हुकूमत गौर कर रही है कि फरवरी में सेनेट इंतखाबात करा दिए जाए, यानी 1 माह कबल इंतखाबात करा दिए जाए। मार्च में स्केड्यूल्ड है, फरवरी में करने जा रही है। अब ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा स्टेक और बहुत बड़ी तवज्जो सेनेट इंतखाबात पर भी है। अगर आप डिले करते हैं इस्तीफों वाली मूव को, जिसको बिलावल साहब एटम बम कह रहे थे, तो एटम बम कब चलाएंगे सर? सेनेट इंतखाबात गुजर जाएंगे, हुकूमत की अक्सरियत आ जाएगी, हुकूमत मजीद तगड़ी हो जाएगी। तलाल साहब, एटम बम जो है वो आपको पता है कि किसी मिनट भी चल जाए, और अगर कोई इलेक्शन होने से 1 मिनट पहले भी चल जाए तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये बिल्कुल बिलावल साहब ने ठीक कहा है। इतने इस्तीफों के होते हुए जो तकरीबन 450 से ज़ायद इस्तीफे बनते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम, वो सूबाई हो, वो वफाकी हो, वो चल नहीं सकेगा। नहीं, लेकिन और उसके बाद इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। तलाल साहब देखिए, और इस हवाले ऐसा से तो आईनी माहिरीन ने जिसमें कहा ना कि अपोजिशन हो ही ना, इलेक्टोरल कॉलेज विल स्टे वो इंटैक्ट। इलेक्शन क्या इलेक्शन होगा? देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज इंटैक्ट रहेगा, उन्होंने कहा इस्तीफों का असर नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि अभी तो इस्तीफे जमा हो रहे हैं, वो पार्टी क़यादत के पास जमा हो रहे हैं, स्पीकर के पास जाने हैं रूबरू। उसके बाद आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे तो स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किए थे। नहीं होते, सेनेट इंतखाबात हो जाएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज को भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट भी ले जाएगी। देखिए, एक तो उस वक्त इस्तीफे देने का इनका दिल ही नहीं था। ये तनख्वाहें भी ले रहे थे, टीएडीए भी ले रहे थे, इन्होंने सरकारी गाड़ियां भी रखी थी, लॉजेस में भी रह रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। अब ये इस्तीफे उस तरह के इस्तीफे नहीं होंगे। ये इस्तीफे जो हैं ये उसके बाद ये इसकी वापसी नहीं है। और उस वक्त जो स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादक साहब पीटीआई को बुलाया करते थे तो वो आते ही नहीं थे अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए। ये तो लोग आपके सामने नजर आएगा आपको। उस वक्त एक इस्तीफा जवेद हाशमी ने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया था, कबूल हो गया था। सो देने का तरीका है ना, हम आपको दे के दिखाएंगे। और इनकी ऐसी तैसी कि ये कबूल ना करें और ये कोई ले दे से काम करें, ये कोई मजाक है? कि मेरा मतलब है कि वो मैंडेट जो जाली है और हम अपनी सीटें छोड़ें और ये उस पर भी अपनी मर्जी करेंगे। बिल्कुल जिस दिन इस्तीफे देंगे उस पर इनकी गर्दन पर अंगूठा भी रखेंगे मंजूर करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि उसके बाद ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। बिल्कुल अपनी खास टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया उससे चलेंगे। हमने वो तारें ही काट दी हैं पाकिस्तान की सियासत से, जो वो टेलीफोन जो कि आइन के दायरे से बाहर है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी तब्दीलियां पहले अपोजिशन लाती रही है, वो किसी ना किसी तरह आपकी बात ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के क्या कहते हैं कनेक्शन उसका बनता रहा है। लेकिन इस दफ़ा वाहद ये तहरीक है जिसमें जो अपोजिशन है वो कनेक्शन चाहती नहीं है। हम तो उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कनेक्शन पाकिस्तान की कौम के साथ कि वो जिसको वोट दे वो आए। सो अदारों को अपने दायरे में रहना ही मुनासिब है। तब्दीली आपको नजर आएगी जिस दिन अदारे अपने गैर आईनी रोल से पीछे हट जाएंगे, हुकूमत धड़म से गिर जाएगी और इंशाल्लाह ये आपके सामने गिरेगी फरवरी से पहले। तलाल चौधरी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हुकूमत अब भी ये कह रही है कि हुकूमत और इदारे सेम पेज पर हैं, और अगर पीडीएम कोई चेंज चाहती है तो यकीनन इस पेज को तो अलहदा करना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि ये पेज भी अब जो है वो डिस्कनेक्ट हो पाएगा मुस्तकबिल करीब में? देखिए, इस बात का फैसला अदारों ने करना है। हम चाहते हैं कि अदारे उस पेज पर रहें जो आइन में दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो तारीख में लिखी हुई हैं। सो अदारे, हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये उनकी आखिरी गलती होगी, इस कठपुतली इमरान खान को लाना। इस इमरान खान की जितनी गलतियां, कमियां, कोताहियां, नाहिलियां, नलायकियां हैं, वो चीनी हो, आटा हो, गरीब की रोटी हो, किसी गली मोहल्ले से पूछे, उनका बोझ अदारों पर पड़ रहा है। सो अदारे अपने आप को, अपने कंधों को इसके नीचे से निकालें, नहीं तो अदारों पर इतना बोझ पड़ जाएगा कि फिर नुकसान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। अब ये ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात का कबल अज़ वक्त इनेकाद कितना मुमकिन है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। इजलास में सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फैसला किया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी किया है। काबीना इजलास के एलानिये के मुताबिक काबीना को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के कानून के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि इजलास में सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन वोटिंग पर बहस भी की गई है।
काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि आईन पाकिस्तान में ओपन बैलेट की बज़ाहिर कोई ममानियत नहीं है। काबीना ने फैसला किया कि आईन के आर्टिकल 186 के तहत अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतखाबात के लिए कानूनी इस्लाहात का सिर्फ एक मकसद और वो पूरे अमल को शफाफ बनाना है, जबकि तमाम सियासी जमातों से इस ज़मन में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। चाहते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन हो एक ईवान बाला है वो ट्रांसपेरेंट भी हो और क्रेडिबल भी हो। 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे और इसी बात पे हम गाइडेंस लेंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। अगर असेंबली का इजलास हुआ उसमें हम इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हुकूमत सेनेट के कबल अज़ वक्त इंतखाबात क्यों कराना चाहती है? क्या सेनेट के कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जा सकते हैं? क्या शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान की बजाय सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू किया जा रहा है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सर, हुकूमत इस वक्त सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए से कराना चाहती है। अगर पार्लियामान का इजलास नहीं होता है तो वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस लेंगे दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत। आप क्या समझते हैं कि अगर पार्लियामान का इजलास नहीं हो रहा है, इस पर डिस्कशन नहीं होती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या गाइडेंस दे सकती है हुकूमत को? सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे है। जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके ताबे है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार कतई नहीं है कि वो आइन को अमेंड करे। वो कानून को, उसकी प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन वो आइन को अमेंड नहीं कर सकता। ये हमारा आइन जो है ये इख्तियार किसी को नहीं देता सिवाय पार्लियामेंट को। और आइन के तहत आर्टिकल 238 और 239 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। तो बुखारी साहब मेरी बात सुन लें। जी। अगर आप आर्टिकल 226 देखें तो वो बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब आइन के तहत वो सीक्रेट बैलेट से नहीं है। बाकी जितने इंतखाबात है, चाहे वो काउंसिलर से लेके नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और जो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करने हैं वो सीक्रेट होंगे। जब तक ये 226 आर्टिकल मौजूद है और इसको अमेंड करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है, उसके अलावा बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। शो ऑफ हैंड्स का कानून लाने के लिए पार्लियामान की तौसीक जरूरी होगी और पार्लियामान के अंदर जो है इसको अंडर डिस्कशन आना बहुत जरूरी है। लेकिन हुकूमत के पास एक रास्ता ये भी है कि वो सदारती ऑर्डिनेंस ले आए, जिस तरह हमने देखा है गुज़श्ता 2.5 सालों के अंदर सदारती ऑर्डिनेंसेस के जरिए बहुत सारे मामला चलते हैं। नहीं, आइन अमेंड नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्डिनेंस की मुद्दत सर 120 रोज की है। क्या 120 रोज के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? आइन अमेंड नहीं हो सकता। आइन के अमेंडमेंट का तरीका, वो जो ऑर्डिनेंस है वो नॉर्मल लेजिस्लेशन के हवाले से है। और वो जो आर्टिकल है 89 उसमें है कि अगर पार्लियामान सेशन में ना हो, कोई हाउस ना हो और अर्जेंसी हो तो फिर वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। उसका इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 238 और 239 में किसी के पास इख्तियार नहीं है सिवाय पार्लियामान के आइन को अमेंड करेगा। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। एक और बात जो हुकूमत कर रही है वो ये कि सेनेट इंतखाबात 1 माह कबल कराने पर भी गौर हो रहा है। यानी जो इंतखाबात मार्च में होने हैं वो फरवरी में कराने की भी जो मामला है वो ज़ेरे गौर है हुकूमत के यहाँ। क्या ऐसा हो सकता है बुखारी साहब? देखिए ये तो फिर इनकी घबराहट का नतीजा ना, जो कहते हैं कि पीडीएम का जो एक्शन प्लान है, लॉन्ग मार्च है, हमारे जो जलसे थे जिनको जलसियाँ कहते हैं, अगर इनको घबराहट नहीं है, अगर ये परेशान नहीं है, ये क्यों इंतखाबात पहले करने की बात करते हैं? लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो टारगेट डेट है एक्सपायरी की, उसके विदिन 30 डेज इलेक्शन होने चाहिए। बुखारी साहब सवाल ले लेना सर। देखिए 1 फरवरी को जो है आपने ऐलान करना है, मार्च करना है या नहीं करना है। अब मार्च अगर ऑपोजिशन करती है और फिर जाकर इन द लेटर स्टेज ऑफ फरवरी इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर क्या पीडीएम की घबराहट बढ़ नहीं जाएगी? फिर प्रेशर पीडीएम के ऊपर होगा बहुत सारा, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत के पास अपर हैंड होगा। दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। ये कतन आप मिक्सअप ना करें, ये मीडिया पे फिर मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पीडीएम का ऐसा कंपोनेंट है और जो हमारा डिसीजन था 20 सितंबर का, हम उस डिसीजन में आप कहीं जिक्र देखते हैं कि हम इंतखाबात रोकना चाहते हैं?
हमारा ये था कि हम इस नायल हुकूमत से निजात चाहते हैं, अवाम को निजात दिलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये है और उस ऑब्जेक्ट पे आज भी हम कायम हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च के जरिए हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस के लिए हो, चाहे वो रेजिग्नेशन के जरिए हो। और जैसे कि चेयरमैन बिलावल ने आज कहा कि वो तो हमारा न्यूक्लियर है, जो हम एटम बम है, जो एटम बम हमेशा आखिर में इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले जितने हमारे पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, यानी सेनेट इंतखाबात से कम पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी परेशानी मुश्किल नहीं है, सेनेट इंतखाबात अगर होते हैं तो वो हो जाए। देखिए बात यह है कि सेनेट इंतखाबात जो हमारा एक्शन प्लान में है उसमें कहीं आपने पढ़ा होगा, उसमें कहीं सेनेट के इंतखाबात को रोकने की बात है। लेकिन प्रिंसिपली बुखारी साहब, अगर सेनेट इंतखाबात के अंदर हुकूमत की अक्सरियत आ जाती है तो हुकूमत मजीद तगड़ी नहीं हो जाएगी फिर? कोई इतनी बड़ी अक्सरियत की बात नहीं है, तो वो आप नंबर्स देख लेंगे कि इनके कितने सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, दोबारा इनके रिटर्न कितने होंगे। सिंपल मेजोरिटी भी इनके पास सेनेट में नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं। अगर सिंपल मेजोरिटी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और ये नहीं होता कि अगर एक हाउस रिजेक्ट कर दे फिर जॉइंट सेशन, वो जो नॉर्मल लेजिस्लेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसके लिए जॉइंट सेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सेशन नहीं होता, दोनों हाउसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग 2/3 मेजोरिटी से करनी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि डॉल्फिन फोर्स में जाली मुकाबलों का रुझान कितना खतरनाक हो सकता है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में डॉल्फिन फोर्स और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि 4 अफराद ने रिक्शा सवार खातून को अगवा करने की कोशिश की। एहलकार मौके पर पहुंचे तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम हलाक और 3 फरार हो गए, लेकिन वाकई की सीसीटीवी फुटेज ने मामले को नया रुख दे दिया है। फुटेज पुलिस एहलकारों के दावे के बिल्कुल बरक्स है। फुटेज में जहांगीर नामी मुल्जिम को भागते और फिर गिरते देखा जा सकता है। एहलकारों ने गोलियां मारने के बाद मुल्जिम का पिस्तौल पांव से दूर किया, यानी एहलकारों ने जमीन पर गिरे मुल्जिम को पकड़ने की बजाय गोलियां मार दी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि डॉल्फिन फोर्स ने मुल्जिम को गिरफ्तार करने की बजाय गोलियां क्यों बरसाई? क्या मुल्जिम को हलाक करके हकायक छुपाए जा रहे हैं? डॉल्फिन फोर्स के गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिम्मेदार कौन है? डॉल्फिन फोर्स की गैर जिम्मेदारी का ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। अभी चंद हफ्ते कबल ही पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पुलिस एहलकारों ने दिन दहाड़े 22 साल लड़की को कत्ल कर दिया था। इसी तरह साल 2018 में डॉल्फिन फोर्स और मशकूक अफराद के माबैन बादामी बाग में मुकाबला हुआ, लेकिन फायरिंग के तबादले में राहगीर हलाक हो गया था। इसी साल एक ज़हनी माजूर शख्स भी डॉल्फिन फोर्स की गोलियों का निशाना बन चुका है। इसी तरह सब्जाजार में एहलकारों की फायरिंग से एक नौजवान हलाक हुआ। साल 2019 में लाहौर की निश्तर कॉलोनी में एहलकारों की फायरिंग की जद में आकर 40 साल खातून हलाक हुई थी। हर कत्ल के बाद बुरसा की जानिब से एहतजाज किया जाता है, हुकूमत की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन मुतासरीन को कभी इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की बेहतरी के लिए हर दौर में दावे किए गए, मगर वादे कभी वफा नहीं हुए। एलीट फोर्स, टाइगर फोर्स, मुजाहिद स्क्वाड, पीरू फोर्स के नाम पर कई तजर्बात किए गए, मगर कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं रहा। सवाल पैदा होता है कि पुलिस अवाम पर अपना एतमाद क्यों बहाल नहीं कर सकी है? जाली पुलिस मुकाबलों के जिम्मेदारान को सजा क्यों नहीं दी जाती है? डॉल्फिन फोर्स पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन यह तजुर्बा कामयाब क्यों नहीं हो सका है? पुलिस निजाम की बेहतरी में अवट क्या है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक आईजी पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। लाहौर का इलाका लियाकताबाद है सर, जहां पर एक डॉल्फिन फोर्स एहलकारों की जानिब से ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक मुल्जिम गिर जाता है जमीन पर, लेकिन उसको सरेंडर होने के बावजूद जो है जान से मार दिया जाता है। यानी एक ऐसा मौका है पुलिस के पास कि जहां वो मुल्जिम को पकड़ सकती है, पकड़ा नहीं जाता, जान से मार देना। क्या लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, कोई सीरियस नेग्लिजेंस है? इसको क्या नाम दिया जाए ख्वाजा साहब? देखिए, इस वाक़े के हवाले से तो क्योंकि मुझे इसकी तफसील का नहीं मालूम, वो लाहौर के जो सीनियर अफसरान वो बेहतर इस पर राय दनी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो चीज़ें हैं मतलब कि इसमें सम टाइम ऐसा हो भी जाता है जैसे आप बता रहे हैं कि ओवर डूइंग हो जाती है, ट्रिगर फील हैप्पी जो है बिहेवियर रिस्पॉन्स भी सम टाइम किसी कुछ मतहतों का फोर्स के अफसरों का आ जाता है। तो स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन इसमें दो जो चंद एक चीज़ें जो हैं कि ये हमारा जोर जो ज़्यादा है वो आर्म्स की ट्रेनिंग पे, वेपन्स की ट्रेनिंग पे,
बहुत ज्यादा है, दूसरों के पास साहब मामला ये है कि कोई पहला वाकया तो नहीं है जो डॉल्फिन फोर्स एहलकारों की जानिब से सरजद हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि डॉल्फिन फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, उससे पहले जो है हमने एलीट फोर्स देखी, मुजाहिद स्क्वाड हुआ, पीरो फोर्स, ऐसी कई फोर्सेस पुलिस में आई हैं, लेकिन ये वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या पुलिस को इस तरह की फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, या फिर पुलिस के अंदर जो है इसकी असर नौ तश्कील के हवाले से कोई रिफॉर्म एजेंडे पर बुनियादी तौर पर काम करने की जरूरत है? लेकिन उसमें आकर इशू आता है कि उसमें बेसिकली जो कंटिन्यूस इनकी जो गाइडेंस चाहिए, कंटिन्यूसली उनको ट्रेनिंग चाहिए कि इंसानी जान बहुत कीमती है। और ऐसे हालात में जहां वो मतलब है कि जैसे आप ये एक वाकया बता रहे हैं कि अगर अगला ज़मीन पर गिर गया है और वो वाकई से कोई फायरिंग भी ऐसी कोई वेपन नजर नहीं आते, तो वहां तो फिर जो है ये किसी को फायर करके जो देखिए थाना कल्चर की तब्दीली, पुलिस इस्लाहात के नारे, दावे हर हुकूमत में किए जाते हैं, ये सियासी नारे जरूर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक इस तरह के वाकयात का ताल्लुक है तो इसका मेरा ख्याल है कि इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसका ताल्लुक तो खुद पुलिस फोर्स के साथ है, उसकी प्रोफेशनलिज्म के साथ है, उसके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है कि क्या गाइड किया जाता है एक पुलिस एहलकार को कि जब वो मौके पर है तो उसको कैसे उस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जो है उसको हैंडल करना है, मैनेजमेंट करनी है। क्या इस तरह की ट्रेनिंग कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज खास तौर पे पुलिस फोर्स के अंदर नहीं होते, या कोई फुकदान मौजूद है? डेफिनेटली इनके कोर्सेज होते होंगे, इनकी ब्रीफिंग होती होगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो डिपेंड करता है कि मैन ऑन द स्पॉट जो है वो डिसीजन क्या लेता है, वो असेसमेंट क्या करता है। तो उसमें ये जज़ा सजा का जिस तरह निज़ाम है, अगर आपको सीनियर अफसरान है वो तो इस तरह की कोई भी सीनियर अफसरान है, IG है, CCPO या DAG जो भी अफसर है, वो ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे देखते गोली मार दो, क्योंकि वो तो गलत बात है। वो कोई ऐसा गैर कानूनी हुक्म कोई सीनियर अफसर नहीं देता। मौके पे एक अफसर का इंडिविजुअल एक्ट होता है और उस पे आकर उसने वो मिसबिहेव कर, लेकिन ख्वाजा साहब इंडिविजुअल एक्ट की सजा तो मिलनी चाहिए ना, जैसा कि आप कह रहे हैं सजा और जजा का निसाब होना चाहिए। तो आपके ख्याल में, क्योंकि हमने इस इंसिडेंट के अंदर देखा है कि इसमें पुलिस फोर्स की जानिब से अपने एहलकारों को बचाने की कोशिश भी की जाती रही, आपके ख्याल में एक्शन क्या होना चाहिए सीनियर अफसरान का, खास तौर पे उन एहलकारों के खिलाफ जो मौके पर गलती सरजद करते हैं जिससे जान चली जाती है? देखिए उसमें डिपेंड करता है कि क्या गलती हुई। जहां किसी की जान का मसला आ जाए और वहां उसकी सरीहन आप समझते हैं कि वो उसकी नालायकी है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं या उसका बिहेवियर जो है रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी बनती है वो करनी चाहिए। पुलिस भी उसे कोई बाला तर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि गैर कानूनी जो भी करे तो उसको बचाया जाए। इसमें यकीनी तौर पर अगर मैं समझता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है IG और सीनियर अफसरान लाहौर पुलिस के, वो अगर इंक्वायरी कराएंगे तो इंक्वायरी में साबित हुआ तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। ये कैसे, क्योंकि आप आजकल देखें ये सेफ सिटी के कैमरास है, अगर वो काम कर रहे थे और उन्होंने फुटेज है और बाकी भी इंक्वायरी में भी पता चल जाता है सीनियर अफसरान को, तो मेरा नहीं ख्याल को कि सीनियर अफसरान इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ, थोड़ी सी बाकी रूटीन में हाँ ज्यादती या कुछ मिस हैंडलिंग हो जाती है, तो उसमें एक फोर्स के कमांडर जो सीनियर अफसरान वो यकीनी तौर पर उसको प्रोटेक्ट करने की जरूर कोशिश करते हैं। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि वो कौन सा नुक्ता है, आखिर वो ऐसा कौन सा नुक्ता है जिस पर सियासतदान इकट्ठे हुए हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अवाम के वोटों से मुंतखब अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में पहुंचते हैं। अवाम अपने नुमाइंदों से अपने लिए कानून साजी और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने की उम्मीद लिए बैठे होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम तले ऐवान में पहुंचने वाले यही नुमाइंदे मफाद आमा की बजाय पार्टी मफादात के लिए काम करते हैं। कानून साजी के दौरान सियासी इख्तलाफात पर खूब नोक झोंक होती है, कई कवानीन में तरामीम भी की जाती हैं, जिसके नतीजे में मफाद आमा का कानून सियासी पार्टियों के मुतालिबात का आकाश बन जाता है। लेकिन जब यही कानून साजी अवामी नुमाइंदों के मफादात के लिए की जाए तो तमाम मेंबरान एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाते हैं। एक ऐसी मिसाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में देखने में आई, जहां हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की शदीद तरीन सियासी मुखालिफ पीपल्स पार्टी की मेंबर असम्बली ने एक करारदाद पेश की, जिस करारदाद की हिमायत तमाम मेंबरान असम्बली ने यकजा होकर की। जुमे के रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीपल्स पार्टी के MP निकत औरकज़ई की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और उनके अहल खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट, सेहत सहूलियात,
एयरपोर्ट्स पर वीवीआईपी लाउंज और हुकूमती गेस्ट हाउसेस के इस्तेमाल का हक दे रखा है, जबकि सूबाई असम्बलियों के मेंबरान को यह हक सिर्फ उनके मेंबर होने की मुद्दत के दौरान हासिल होता है। इसलिए ये ऐवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि ये सहूलियात सूबाई मेंबरान और उनके अहले खाना को भी फराहम की जाए। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि बलोचिस्तान असम्बली ने 2018 में आखिरी असम्बली इजलास के दौरान भी यही मुतालबा रखा था। इसी तरह पंजाब असम्बली में 22 अक्टूबर 2014 को ऐसी करारदाद पेश की गई थी। इस करारदाद पर भी 170 मेंबरान सूबाई असम्बली के दस्तखत थे। यही नहीं है, बल्कि पंजाब असम्बली के मौजूदा मेंबरान की तनख्वाहों और मरात में अचानक इजाफा कर दिया गया था, जिस पर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हुआ। मामले में वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म को मुदाखलत करना पड़ी। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान भी दीगर असम्बलियों के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। सवाल पैदा होता है कि अवामी नुमाइंदे ज़ाती मफाद के लिए अवामी मफाद कुर्बान क्यों करते हैं? ताहयात मरात के लिए एक ज़बान मेंबरान अवामी मफाद पर मुत्तफ़िक क्यों नहीं होते हैं? क्या सियासी इख्तलाफात सिर्फ अवामी मफादात पर ही किए जाते हैं? मीर रियासत नए पाकिस्तान में मफाद आमा का ख्याल कब रखा जाएगा? यकीनन आज वोटर अवामी नुमाइंदों और मीर रियासत से यही सवाल पूछ रहा है, और यही सवाल पूछने में हक बजानिब भी है। लेकिन अवामी नुमाइंदों को इख्तियार अवाम की अमानत ही समझना चाहिए और इस अमानत में खयानत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो केपी गवर्नमेंट पर बहुत नाज करते हैं, वो मेंबरान असम्बली को समझाएंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम मफाद आमा है। इस वक्त ज़्यादा अहम मेंबरान सूबाई असम्बली के इख्तियारात और मेंबरान असम्बली के जो रिसोर्सेज हैं, इस हवाले से वो ज़्यादा अहम नहीं है, बल्कि आम आदमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।